नाश्ता करने के बाद वो बाहर जाने वाला था, पर नहीं गया। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिल में। वो सीधे मामा जी के कमरे में पहुंच गया। मामा जी, एक बात कहनी थी। रमाकांत के कमरे पर नॉक करके प्रभात जवाब का इंतजार किए बिना अंदर आ गया। क्या बात है? उन्होंने अलसाई नजरों से उसे देखा और लेटे लेटे ही बोले, मैं सोच रहा था आप नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाते तो अच्छा था। आप कमरे से बाहर तो निकलते नहीं। नीचे किचन भी पास ही है। आपको भी जब जो खाने पीने का मन करे ले सकते हैं। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मम्मी और दीदियों को भी। रमाकांत का मन किया कि प्रभात को एक थप्पड़ रसीद दे, फिर भी खुद पर काबू करते हुए बोले, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना ही किचन से कुछ खाने पीने की जरूरत। दीदी और बच्चियों को ऊपर चढ़ने उतरने में परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए एक मेड रख सकता हूँ। खाना बनाने का कष्ट भी क्यों ही करना, वही बना जाया करेगी, दे भी दिया करेगी। अरे मामा जी, आप तो नाराज हो गए। प्रभात बात संभालते हुए बोला, नहीं बेटा, नाराज होता तो तुम यहाँ बैठे नजर नहीं आते। चलो चलते फिरते नजर आओ, शाबाश। अभी मैं जिंदा हूँ। प्रभात आज रमाकांत के लहजे पर हैरान रह गया। हमेशा मामा जी हाँ, हम ठीक से ज्यादा कुछ कहते ही नहीं थे। अपनी दीदी और उसकी कोई बात शायद ही कभी टाली हो, पर उन दोनों से ज्यादा रमाकांत हैरान थे। काश ये हिम्मत वक्त रहते दिखा पाता। रिटायरमेंट के बाद उनकी पूरी दुनिया उनका यह कमरा ही तो थी। कमरे में बड़ी सी बालकनी, ठीक सामने खुली सड़क, बाईं ओर कॉलोनी का पार्क और दाईं ओर उनका पहला और आखिरी प्यार, उनकी पहली चाहत और अधूरी तमन्ना, उनकी गीतांजलि का घर। उन्हें याद है जॉब लगने के बाद माँ बाबूजी से कितनी मिन्नतों के बाद उनको यह कमरा मिला था, जहाँ से जब चाहे अपनी गीतांजलि को देख सकते थे। उनके होठों पर मुस्कान आ गई। वह खुद को 23 साल का समझने लगे। जो बेटे विनम्र, आज्ञाकारी और कमाऊ होते हैं, उनकी माएँ गजब की स्वार्थी हो जाती है रमा। उनके कानों में गीतांजलि की आवाज गूंजी। 23 से वे अब 35 साल की उम्र में आ गए थे जब उनकी गीता की बारात आई और उसे उनसे बहुत दूर ले गई। खैर, अब तो वह भी 25 साल पुरानी बात हुई। रमाकांत 3 बहनों के इकलौते भाई थे। बहनों ने गोरी रंगत तो माँ से ली थी, लेकिन मोटी फैली नाक, छोटी छोटी आंखें और भारी शरीर पिता का मिला था। इसके उलट उनको सांवली रंगत और कदकाठी अपने पिता से मिली थी, लेकिन तीखे नए नक्श माँ के टॉल, डार्क, हैंडसम की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते थे। बचपन से ही बहनों की जिम्मेदारी का एहसास था, तो इसकी उम्र में नौकरी भी लग गई थी।
बैंक में गीतांजलि, उनकी बचपन की दोस्त, उनकी क्लासमेट, प्यार, हमदर्द, सब कुछ, हमेशा उनका ख्याल रखने वाली, परवाह करने वाली। लेकिन उनकी माँ को फिक्र थी कि बेटे का घर बसा दिया तो वह बहू को लेकर फुर हो जाएगा। 3 बेटियों का दहेज फिर कैसे बनेगा, जो इतनी सुंदर भी नहीं कि कोई देखते ही पसंद कर ले, ना ही इतनी अमीर। गीतांजलि उनकी हालत समझती थी। हम दोनों जॉब करते हैं रमा, 1 से भले 2, हम मिलकर करेंगे न दीदियों की शादी। लेकिन उनकी माँ बहनों को वह एक आंख नहीं सुहाती थी। उन्हें वह सिर पर लटकती तलवार लगती। आखिर 30 साल तक इंतजार करना किसी लड़की के लिए सजा से कम नहीं। गीतांजलि ने 2 टूक बात की थी आखिरी बार। रमा, अगले महीने मैं 31 की हो रही हूँ और तुम 32 के। तुम्हारी सबसे बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है, बाकी 2 की हम मिलकर कर सकते हैं। अब या तो अगले महीने तुम मेरा रिश्ता लाओगे या मैं माँ बाबा के लाए रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। सब लाज शर्म त्याग कर रमाकांत ने माँ से बात कर ही ली। पता नहीं उस बुढ़िया में तुझे क्या दिखता है। 1 से 1 नई उम्र की सुंदर लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। बस तेरी दीदियों को उनके घर बार का कर दूं, फिर चांद सी दुल्हन लाऊंगी अपने लाल के लिए, एकदम खिलती कली, ताजा। और माँ वह बुढ़िया नहीं है, मेरी ही हम उम्र है, पढ़ी लिखी समझदार है, जॉब करती है, शुरू से हमारे हालात समझती है, सुंदर है, काबिल है। कब की ब्याह जाती अगर मेरे इंतजार में नहीं बैठती। ओहो, इंतजार में बिठा रखा है हमने। अरे भाई, गलती हो गई, पाप हो गया हमसे, क्षमा करो प्रभु, पैर पड़ते हैं तुम्हारे। सब मामला तय हो ही गया है बेटा, तो तारीख भी बता दो, कब आना है शादी में तुम्हारी। कितना कर्जा चढ़ चुका हम पर तुम्हारा। यह लो मेरे जेवर, इनको बेच दो, बाकी भी चुका देंगे बेटा, धीरे धीरे। बस कीजिए माँ, आप नाराज मत होइए, मेरा वह मतलब नहीं था। रमा ने बेबस होकर कहता ही रह गया। लेकिन माँ जो शुरू हुई तो चुप तभी हुई जब बोलते बोलते बेहोश हो गई। उनका बीपी, शुगर सब सूट कर गया। 3 दिन हॉस्पिटल में रहकर आने के बाद महीना भर बिस्तर से लगी रही। न रमा में गीतांजलि से नजरें मिलाने की हिम्मत थी, न गीतांजलि को उसकी सफाई चाहिए थी। यूं वह चुपचाप किसी और की दुल्हन बनकर विदा हो गई। 3 बहनों को निपटाते रमाकांत 45 साल के हो चुके थे। उन्होंने दोबारा कभी शादी का नाम नहीं लिया। कभी कभी उन्हें हैरानी होती कि उनके घर वाले भी कभी बात नहीं छेड़ते थे। क्या सच में माँ अपनी संतानों से इतना भेदभाव कर सकती है, या यह भेदभाव नहीं स्वार्थ था, ताकि बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बना रहे, बहू कहीं उन्हें दूर न कर दे। बहनें अपनी गृहस्थी में मस्त थी। कभी बात निकलती तो कह देती, भैया ने शादी नहीं की। यह कैसे कहती कि हमने होने नहीं दी। माँ बाबूजी को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे कि बड़ी दीदी अपनी 8 साल की जुड़वां बेटियों ऋचा और रिया और 5 साल के बेटे प्रभात के साथ ससुराल से
लड़ झगड़ कर जो वापस आई तो दोबारा गई ही नहीं। इस तरह वे कभी अकेले रहे ही नहीं। उनके सिर फिर बहन और भांजे भांजियों की जिम्मेदारी आ गई, जिन्हें वे अपने बच्चों की तरह चाहते थे। अब तो बच्चे भी जवान हो गए, पढ़ लिख कर जॉब करने लगे। 21 साल के खुशहाल वैवाहिक जीवन के बाद उधर पिछले साल ही गीतांजलि के पति का देहांत हुआ। उसकी माँ बहुत बीमार थी तो वह साल भर से यहीं रुकी हुई थी। रमाकांत को लगा उनके मुर्दा जिस्म में जैसे जान लौट आई हो, लेकिन साल भर में भी वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि ख्यालों में वो रोज ही उससे न जाने कितनी बातें करते। आज जब प्रभात की नज़र उनके कमरे पर थी तो उन्हें होश आया कि रिटायरमेंट के बाद वह बेकार सामान की तरह एक कोने में ही पड़े हैं। आज वह लंबे समय बाद खरीदारी करने निकले। नए कपड़े, जूते, परफ्यूम, उन्हें जिंदा होने का एहसास हुआ। तभी मॉल के एक रेस्टोरेंट में उनकी नज़र प्रभात और रानी पर पड़ी। रानी गीतांजलि की बेटी। वह अक्सर कहा करती थी, उनकी बेटी हुई तो उसका नाम रानी रखेगी और बेटा हुआ तो रमेश। लेकिन बच्चा एक ही होगा, एक की ही अच्छे से परवरिश करेंगी। उनके हाथों में शॉपिंग बैग कांपे। नजरें बचाकर वे फौरन बाहर हो गए। अच्छा, तो इसीलिए प्रभात को यह कमरा चाहिए था। रास्ते भर वे कुछ सोचते रहे, फिर सीधा अपनी बहन से बात करने पहुंचे। दीदी, प्रभात और रानी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे लगता है उन दोनों से बात करके उनकी मर्जी पूछकर उनकी शादी करवा देनी चाहिए। उस गीतांजलि की बेटी? ना बाबा ना। वे कुछ कहते, वो कुछ और कहना चाह रही थी कि उन्होंने रोक दिया। क्या बुराई है गीता में? और अगर रानी भी उसकी ही परछाई हुई तो प्रभात से ज्यादा खुशकिस्मत कोई ना होगा। रमा के तेवर देखकर दीदी ने पाला बदला। तुम ठीक कहते हो रमा, बस रिया और ऋचा की शादी हो जाए, फिर प्रभात की भी। दीदी, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो मेरे साथ हुआ, प्लीज प्रभात के साथ मत कीजिए। आपका बेटा है वह, मुझे बहुत प्यारा है वह बच्चा। दूसरा, रमा उसे मत बनाइए। रमा की आंखों में आंसू देखकर वह भी शर्मिंदा हो गई। कैसे हो? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। तो तुम पूछोगे नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। कॉलोनी के पार्क में आज गीतांजलि से आमना सामना होने पर वे जैसे बुत बन गए। गीतांजलि रोज इसी टाइम वॉक करने आती थी। वह मैं प्रभात और रानी के बारे में बात करना चाहता था। हाँ, जानती हूँ, रानी मुझे सब कुछ बताती है और मुझे खुशी है कि कम से कम अपने भांजे के लिए बात करने की तो हिम्मत आई तुम में। 62 की उम्र में ही सही। गीतांजलि हंस पड़ी। नहीं गीतांजलि, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि ये आजकल के बच्चे हैं, यंग, कॉन्फिडेंट, जो चाहे पा लेने वाले, अपनी बात मनवाने वाले। इनको जब सेटल होना होगा, शादी ब्याह करना होगा, कर लेंगे। तुम्हारी आधी जिंदगी मेरे कारण बर्बाद हुई। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? नहीं रमा, तुमसे प्यार करना और तुम्हारा इंतजार करना मेरी चॉइस थी। माफी की कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारी सजा ज्यादा कड़ी थी।
तो क्या अब इस सजा को ख़त्म करना चाहोगी? अपनी जिंदगी में मुझे दोबारा जगह दोगी? रमाकांत हाथ बढ़ाए खड़े थे और वह हक्की बक्की थी। अब 62 की उम्र में लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे? मेरी गीतांजलि को लोगों की कब से परवाह होने लगी। और फिर वह हुआ जो आमतौर पर किसी ने न देखा सुना नहीं होगा। एक ही मंडप में माँ और बेटी दोनों दुल्हन बनी फेरे ले रही थी। एक जैसे डिजाइनर गाउन और ज्वेलरी में उधर मामा भांजा दुल्हा बने फब रहे थे। मैचिंग शेरवानियों में यह गीतांजलि की ही जिद थी। कोई दुराव छिपाव वाली छोटी सी कोर्ट मैरिज नहीं होगी। माँ बेटी साथ ब्याह कर एक ही ससुराल जाएंगी। कोई हैरानी नहीं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी यह अनोखी शादी। प्रभात वेट्स रानी, गीतांजलि वेट्स रमाकांत। टॉप ट्रेंडिंग था यह हैशटैग ब्राइडल मॉम डॉटर और मीम्स की बहार आई हुई थी जिसे सब खुलकर एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।